नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। खबर दोपहर में आज हम बड़ी चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी एसबीआई आखिर आदेशों को दरकिनार क्यों कर रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी चंदा, जिस पर चुनाव से पहले सियासत पुरजोर तरीके से शुरू हो चुकी है। एसबीआई को लगातार सुप्रीम कोर्ट फटकारती हुई नजर आ रही है, लेकिन बावजूद इसके एसबीआई की तरफ से पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं हो रही है। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, कई और बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। एक तरफ एसबीआई ये जानकारी देने से बचता हुआ नजर आ रहा है कि किसने किसको कितना चंदा दिया, तो अब गुमनाम चंदे की बात भी बिहार और बंगाल से सामने आ रही है। तृणमूल कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड ने अपनी पार्टी के लिए साल 2018-19 में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले लोगों की पहचान को लेकर एक अजीब ही तर्क दिया। दोनों ही पार्टियों ने कहा कि उनके पार्टी दफ्तर में अज्ञात लोग आए और सील बंद लिफाफे में इलेक्टोरल बॉन्ड दे गए। उन्हें नहीं पता ये चंदा किसने दिया। अब पहले ग्राफिक्स के जरिए ये समझते हैं कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है। और सबसे पहले ये जानेंगे कि चंदा लेने वाली सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है। बड़ी पार्टी कौन सी है, सबसे पहले ये जानेंगे। भारतीय जनता पार्टी को 6060 करोड़ का चंदा मिला है। तृणमूल कांग्रेस को 1609 करोड़ का चंदा मिला है। वही अगर कांग्रेस की बात करें तो 1421 करोड़ का चंदा कांग्रेस को मिला है और बीआरएस को 1214 करोड़, जबकि बीजेपी को 775 करोड़ का बड़ा चंदा मिला है। तो ये 5 बड़ी पार्टियां थी जिन्हें सबसे ज्यादा चंदा मिला है। इन आंकड़ों को देखकर यह बात तो साफ है कि सबसे ज्यादा चंदा अगर किसी को मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन किसने किसको इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा दिया, आज तक इस बात की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, जिसके लिए गुरुवार तक का समय सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को दिया। लेकिन अब नजर उन बड़ी कंपनियों पर डालते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा चंदा दिया है। और चंदा देने वाली अगर हम बड़ी कंपनियों पर गौर करें तो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज पीआर ने 1368 करोड़ का चंदा दिया है। वही मेगा इंजीनियरिंग कंपनी की तरफ से 966 करोड़ का चंदा दिया गया है। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 410 करोड़। अगर हम वेदांता लिमिटेड कंपनी की बात करें तो 400 करोड़ का चंदा इस कंपनी ने दिया है, जबकि हल्दिया एनर्जी लिमिटेड की तरफ से 387 करोड़ रुपए का बड़ा चंदा दिया गया है। तो ये कुछ बड़ी कंपनियां थी जिन्होंने सबसे ज्यादा चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया है। लेकिन अब बार बार सवाल ये उठ रहा है कि जानकारी मांगने के बावजूद एसबीआई पूरी जानकारी आखिर साझा क्यों नहीं कर रहा है। यूनिक नंबर देने से आखिर एसबीआई क्यों कतरा रहा है। और जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे गुमनाम चंदे की बात भी आखिर अब क्यों सामने आने लगी है। 10 करोड़ का गुमनाम चंदा जेडीयू को मिलने की बात सामने आने पर आरजेडी भाजपा जेडीयू पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रहे हैं, जो कि लाजमी है। आज इन्हीं बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर एक बार फिर से एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई गई है। इस दौरान एसबीआई को कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार बार हमारे आदेशों को दरकिनार क्यों किया जा रहा है, आखिर यूनिक नंबर शेयर क्यों नहीं किया जा रहा है। इसके लिए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को गुरुवार तक का समय दिया है कि जो सारी डिटेल है वो जल्द से जल्द सार्वजनिक की जाए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चुनाव से पहले सियासत पुरजोर तरीके से शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि 21 मार्च तक सारी जानकारी एसबीआई दे, इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर भी बताए और चेयरमैन हलफनामा में कोई जानकारी नहीं छिपाई गई है, ये तर्क दिया गया है एसबीआई की तरफ से। तो आज भी इस मामले पर बड़ी सुनवाई हुई है और इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी के लिए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसबीआई को 21 मार्च तक का समय दिया गया है। लेकिन इसी बीच जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पार्टियां अजीबोगरीब तर्क दे रही हैं। कुछ ऐसे ही तर्क जेडीयू और टीएमसी की तरफ से दिए गए हैं। जेडीयू और टीएमसी की तरफ से यह कहा गया है कि उन्हें 1 करोड़ का तकरीबन चंदा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, लेकिन किसने दिया इस बात की जानकारी पार्टियां भी नहीं दे पा रही हैं। जेडीयू की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पार्टी कार्यालय में एक लिफाफा आया इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में और जेडीयू ने उस इलेक्टोरल बॉन्ड को महज 24 घंटे के भीतर भुना भी दिया। लेकिन अब जब जानकारी मांगी जा रही है तो जेडीयू जानकारी बताने में नाकामयाब है कि किसने कितना पैसा दिया और किस वजह से दिया।
और आज इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक एसबीआई के चेयरमैन एक एफिडेविट भी दाखिल करें कि उन्होंने सारी जानकारी दे दी है। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने आज ये भी साफ तौर पर कहा कि सीबीआई जानकारियों का खुलासा करते वक्त सिलेक्टिव नहीं हो सकता है, इसके लिए आप आदेश का इंतजार ना करें। तो जानकारी सिलेक्टिव ना हो और आदेशों का इंतजार ना किया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी बड़ी बात कही है और सीजीआई ने यह भी कहा कि एसबीआई चाहती है कि हम ही उसे बताएं किसका खुलासा करना है, तब वो बताएंगे। ये रवैया सही नहीं है। बॉन्ड के यूनिक नंबर नहीं होने पर कोर्ट ने 16 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई को नोटिस देकर 18 मार्च तक जवाब मांगा था। कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी एसबीआई से मिली जानकारी तुरंत अपलोड करने के निर्देश दिए थे और बेंच ने 11 मार्च के फैसले में एसबीआई को बॉन्ड की पूरी डिटेल देने का निर्देश दिया था। हालांकि एसबीआई की तरफ से अगर हम जानकारी की बात करें तो एसबीआई ने सिर्फ बॉन्ड खरीदने और कैश कराने वालों की जानकारी दी है। इस बात का खुलासा नहीं किया गया था कि किस डोनर ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया है। इस मामले पर लगातार सुप्रीम कोर्ट का सख्त रवैया देखने को मिल रहा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि एसबीआई चाहती है कि हम उसे बताएं किसका खुलासा करना है, तभी वो करेंगे और ये रवैया ठीक नहीं है। एसबीआई से बार बार जवाब मांगा जा रहा है लेकिन एसबीआई हीला हवाली कर रहा है। लेकिन अब सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने गुरुवार यानी कि 21 मार्च तक का समय दिया है एसबीआई को कि सारी जानकारी एसबीआई अब सार्वजनिक कर दे। आज तमाम बड़े सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर एसबीआई यूनिक नंबर क्यों नहीं शेयर कर रहा है, क्या एसबीआई किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है और जिस तरीके से अब गुमनाम चंदे की बात भी निकल के सामने आ रही है, क्या जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा और भी बड़े दल इस जांच की रडार में आगे आएंगे। आज इन्हीं बड़े सवालों पर बड़ी चर्चा होगी जिसके लिए कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय पहले आपसे करवा देती हूँ। विवेक पांडे प्रवक्ता सपा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शशिकांत तिवारी नेता बीजेपी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। वही शैलेंद्र तिवारी नेता कांग्रेस इस चर्चा में अपना पक्ष रखेंगे और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शशिकांत जी से करते हुए। शशिकांत जी, जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। आप ही के सहयोगी नीतीश कुमार की पार्टी को 1 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है, लेकिन इस मामले पर वो कह रहे हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं है किसने दे दिया। देखिए, ये जो है प्रथम दृष्टिया ये जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट और एसबीआई के बीच का है और एसबीआई उसका जवाब देने के लिए उत्तरदायी है और वो जवाब दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से जवाब मांगा है, न कि पॉलिटिकल पार्टियों से मांगा है, तो एसबीआई अपना जवाब बना करके दे रही है। अब जहां तक मामला है तो सभी पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड में शामिल हैं, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो शामिल ना हो। सबने इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा लिया है। तो अब एसबीआई के पास सारी जानकारी है कि किसने लिया है। जहां तक आपने प्रश्न किया कि जदयू का, तो जदयू चाहे हो चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या जो भी पार्टियां हैं अपना जवाब वो स्वयं देंगी। जदयू के लिए भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देगी, जदयू लेकिन अपना जवाब आरजेडी के जो नेता हैं, आरजेडी के नेता यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है और जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा भारतीय जनता पार्टी का भी भ्रष्टाचार खुलेगा इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। जेडी तो देखिए, ये तो वही बात हो गई कि जब उनके साथ थे तो पाक साफ थी, जब उनके साथ थे तब वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं थे। जबकि इस देश की सबसे बड़े भ्रष्टाचारी पार्टियां कौन सी हैं पूरा देश जानता है। आरजेडी का तो जो मुखिया है लालू यादव वो खुद ही सजा याफ्ता है, तो जिसके ऊपर तो मुहर लगा हुआ कि भ्रष्टाचार में जेल से उनको कोर्ट से सजा हुई, जेल में है, पेरोल पे छूटे हुए हैं। तो जो इस पे मुहर लगा हुआ है वो दूसरे को भ्रष्टाचारी उसको कहने का तो हक भी नहीं है। हाँ, जदयू अपना जवाब देगा, जब जरूरत पड़ेगी तो जवाब देगा। शैलेंद्र जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त है वो हम पे क्या भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। शशिकांत तिवारी जी, क्या आरोप है आप पर? ये सब यही चिल्ला रहे हैं, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार, अनाचार, और ये सारे भ्रष्टाचारी कहाँ पर हैं? कौन संरक्षित कर रहा है इनको? मोदी जी, ठीक है। और एक कंपनी 100 करोड़ रुपए चंदा देती है, अगले महीने उसको जो है 14,400 करोड़ का काम मिल जाता है। वो कंपनी की तारीफ करते हैं संसद के अंदर मिनिस्टर। कौन भ्रष्टाचारी है? कौन भ्रष्टाचारी है? ये जितने भी बेईमान मक्कार लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के शरणार्थी बन चुके हैं।
और भारतीय जनता पार्टी इन बेईमानों को अपने यहाँ स्थान दे रही है, क्योंकि बेईमानों को जो है आपने लगातार निरंतर पराश्रय दिया और आप आज की तारीख में बोल रहे हैं कि जो है भ्रष्टाचार। कौन सा भ्रष्टाचार? आप सोचिए भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब से कमिश्नरेट लागू हुआ है सोचिए क्या स्थिति है। जमानत के नाम पे 50,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। कहाँ मांगे जाते हैं पैसे? कभी थाने बिक रहे हैं, मुंशी बिक रहा है, बोल रहे हैं कि ईमानदार है। कहाँ से ईमानदारी है? किस लेवल पे? दरोगा जो है, दरोगाओं की जांच करा दीजिए आप, अभी आपको संपत्ति से पता लग जाएगी जब ज्वाइन किया था और अब कितनी संपत्ति है। ठीक है, एक लेवल का दरोगा जो है वो हाई फाई मकान और बेंगलोर। चलिए, लेकिन शैलेंद्र जी अब दरोगाओं पर नहीं रहते, क्योंकि बात यहाँ हर एक राजनीतिक दल की हो रही है। विवेक जी, अब आपके पास सीधा मैं आपका रुख करूंगी। बड़े आरोप लग रहे हैं। शशिकांत तिवारी जी तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया जब एसबीआई जवाब दे रही है तो फिर भारतीय जनता पार्टी। शैलेंद्र तिवारी जी एक सेकेंड, शैलेंद्र जी एक सेकेंड। विवेक जी, सवाल मेरा आपसे है कि शशिकांत तिवारी जी कह रहे हैं कि एसबीआई तो हर एक सवाल का जवाब दे रही है, लेकिन फिर आखिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों बार बार फटकार लगानी पड़ रही है? क्या लगता है एसबीआई किसी को बचाने की कोशिश कर रही है क्या? देखिए मुस्कान जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी बर्निंग विषय को आज उठाने का काम किया है। मुझे लगता है कि थोड़ी सी अपरिपक्व बयान है ये कि एसबीआई हर बात का जवाब दे रही है। अब चूंकि हड्डी ना निकलते बन रही है ना उगलते बन रही है। सबसे बड़ी बात यह है, इनके लिए स्थिति ये हो गई एसबीआई के लिए कि आगे कुआं पीछे खाई। अगर एसबीआई हर बात का जवाब दे रही होती तो हर बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाने के बाद ही उसे जवाब दाखिल करने की क्या आवश्यकता है। मैं सीधी सीधी एक बात करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा, डिबेट डिरेल हो जाएगी कि चंदे का भ्रष्टाचार कैसे उजागर हो रहा है। मुद्दा यह है कि बैंकिंग का जो एक सेक्टर है, बैंकिंग का काम है पैसे का हिसाब किताब रखना, पैसे को पैसे की धनराशि जो बैंकों में जमा धनराशि है उसका लोन देना, लोन के आधार पर ब्याज कमाना, और सारी व्यवस्थाओं को, आज चूंकि कंप्यूटर का जमाना है तो सारी व्यवस्थाओं को ऑनलाइन करते हुए, चूंकि कोर बैंकिंग का जमाना है, आप जम्मू कश्मीर के ब्रांच से खोले गए खाते से अंडमान निकोबार में पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, वहां से भी खाता संचालित कर सकते हैं। लेकिन बात जब इलेक्ट्रल बॉन्ड की आती है तो एसबीआई के अधिकारियों को यह तय करना पड़ेगा कि बीजेपी उनसे पल्ला झाड़ना शुरू कर चुकी है। बीजेपी के प्रवक्ताओं ने यह कहना शुरू कर दिया है कि ये सारी जानकारी देने की जिम्मेदारी एसबीआई की है, और एसबीआई के ऊपर बीजेपी ने जो अनर्गल दबाव या प्रेशर बना रखा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के दलदल में एसबीआई के हो सकता है कि कुछ अधिकारी भी शामिल हो, हिस्सेदार हो, और यही कारण है कि एसबीआई के जो अधिकारी हैं वो इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी को साझा करने से बच रहे हैं, वरना सुप्रीम कोर्ट को बार बार निर्देशित नहीं करना पड़ता कि वो कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कार्रवाई का डंडा एसबीआई के अधिकारियों के ऊपर चलेगा जरूर, आज नहीं तो कल। आप इसको लिख कर ले लीजिए। मुद्दा यहाँ पे ये है कि सरकार जिस ट्रांसपेरेंसी की बात कर रही थी, 15 लाख रुपए लाने की बात कर रही थी, काले धन को लाने की बात कर रही थी, वो सारा काला धन एक छोटा सा मैथमेटिक्स समझिए। मुस्कान अजवानी जी अगर एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल में एंकर हैं और उनकी तनख्वाह मान लेते हैं कि 50,000 रुपए है, तो मुस्कान अजवानी जी कम से कम 5 करोड़ का चंदा तो नहीं दे सकती ना। लेकिन जिन कंपनियों का टर्नओवर 2 करोड़ भी नहीं था, उन्होंने 20-20 करोड़ रुपए चंदे दिए, इस तरह की बातें सामने आने लगी। तो ये पूरी तरीके से देखा जाए तो एक गुजरात का वसूली गैंग मॉडल काम कर रहा था इसमें। जिस तरीके से संस्थाओं का दुरुपयोग करके, क्यों एक्सटेंशन ये संजय मिश्रा का चाह रहे थे, ईडी के डायरेक्टर का, एक ही डायरेक्टर क्या पूरा सक्षम है क्या पूरे देश में? एक ही आईपीएस या आईएएस अधिकारी सक्षम था क्या, जिसको लगातार एक्सटेंशन दिया जा रहा था? एसबीआई के चेयरमैन तक का एक्सटेंशन करके उनका कार्यकाल बढ़ाया गया, आपको ये बात पता होनी चाहिए। और वो कार्यकाल बढ़ाने के पीछे उद्देश्य यही था कि किसी तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड की जो व्यवस्था थी वो जारी रह सके। मुझे, और ये मैं सीधे सीधे आरोप भी लगा रहा हूँ, मुझे लगता है कि आज अगर एसबीआई जानकारी साझा कर रही होती तो सुप्रीम कोर्ट फटकार पे फटकार नहीं देती। लेकिन चूंकि इस सरकार की अर्थव्यवस्था और आर्थिक नीति की समझ आज भारत को विकसित देश के लिस्ट से बाहर करके घाना और पाकिस्तान जैसे देशों की श्रृंखला में रखने को मजबूर कर देती है, विश्व बैंक को, अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड बैंक को, तो आप खुद ही समझ लीजिए कि इनकी आर्थिक परिपक्वता कितनी अच्छी है। बिल्कुल ठीक है। शशिकांत तिवारी जी, एसबीआई के जो चेयरमैन है उनका कार्यकाल लगातार आपकी पार्टी एक्सटेंड करवाती रहे, विवेक पांडे जी का साफ तौर पर कहना है, ताकि आपका भ्रष्टाचार छुपा रहे, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में आपने भ्रष्टाचार किया है वो उजागर ना हो, इसलिए आप ये लगातार कदम उठा रहे थे। जवाब चाहूंगी आपका। अगर
एसबीआई के चेयरमैन का बार बार अगर एक्सटेंशन हुआ है तो अच्छी बात है ना कि वो जवाब देने को आज जवाब देने को तैयार हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है तो वही व्यक्ति पद पे रहते हुए वही व्यक्ति अगर जवाब देगा तो उचित जवाब देगा, बढ़िया जवाब देगा, फैक्ट देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसका एक्सटेंशन हुआ है, काबिल अफसर है तो एक्सटेंशन होता है। किसी को एक्सटेंशन ऐसे नहीं मिल जाता है। जो उसके कार्यकाल को देखा जाता है, उसके काम करने की पद्धति को देखा जाता है, तब उसको एक्सटेंशन मिलता है। तो कोई भी काबिल अफसर को एक्सटेंशन अगर मिला है तो अच्छी बात है कि वो जवाब भी देगा, वही व्यक्ति देगा। अगर दूसरा चेयरमैन आ गया होता तो दूसरा चेयरमैन देता, लेकिन वही चेयरमैन जिसके कारण आज से इलेक्टोरल बॉन्ड थोड़ी है, ये तो 19 का चुनाव, लोकसभा चुनाव हो गया, उसके पहले से इलेक्टोरल बॉन्ड है। आज थोड़ी आया है इलेक्टोरल बॉन्ड, जो उसके बाद लोकसभा का 19 का चुनाव हो चुका। उसके बाद ये कार्यकाल में जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड की जो भी इसमें आवाजाही है, जो भी लिया गया है, दिया गया है, तो उसका जवाब चेयरमैन देगा। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन को मांगा है कि आप हमको डिटेल पूरा दीजिए, तो एसबीआई देगा। उत्तरदायी एसबीआई है और देगा, उत्तर देगा। ठीक है शशिकांत जी, आप कह रहे हैं कि अच्छा हो रहा है ना कि कार्यकाल एक्सटेंड हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाब जा कहां पा रहा है? आखिर बार बार सुप्रीम कोर्ट को फिर फटकार क्यों लगानी पड़ रही है? अगर आपका चेयरमैन इतना सक्षम है तो उसे तो जवाब देना चाहिए ना एक बार में। नहीं, बिल्कुल देगा। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है इस देश में। सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है और सुप्रीम कोर्ट का हमारे देश में तो बहुत ही सम्मान है। पूरी दुनिया का उदाहरण है कि जिस प्रकार से भारत के लोग अपने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, वो अपने आप में अद्भुत है। तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान पूरा देश करता है, एसबीआई भी करेगा और एसबीआई भी सुप्रीम कोर्ट से मांगे हुई सारी जानकारियों को सुप्रीम कोर्ट को देगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जैसा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि आप दीजिए, तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द देगा, एसबीआई बहुत जल्द देगा सुप्रीम कोर्ट को। सारी जानकारी आएगी। इसमें सारी पार्टियां हैं। कोई पार्टी केवल ये सोचे कि भारतीय जनता पार्टी पर किसी एंगल से आरोप लगाए तो उचित नहीं है। सारी पार्टियों का डिटेल वहां जमा होगा। सबने लिया है, सबने इसमें प्राप्ति और रिसिप्ट किया है, सबने किया है, तो सबका डिटेल एसबीआई देगा। बिल्कुल शशिकांत जी, लेकिन अगर सबसे ज्यादा किसी को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा मिला है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी है, तो मुश्किलें हो सकता है आप ही के लिए ना बढ़ जाए। बहरहाल विवेक जी साफ तौर पर कह रहे हैं शशिकांत जी कि चंदा तो सबको मिला है ना। अगर आपने कोई भ्रष्टाचार किया होगा तो आपका भी तो भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा। तो कह रहा हूँ कि अगर चंदा सभी को मिला है तो एसबीआई को क्या कारण है और भाजपा को ही क्या समस्या है कि अल्फा न्यूमेरिक जो उनके कोडिंग है उसको वो डिकोड नहीं करना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर फटकार लगाई है इस विषय पे कि हमने कहा था पूरी जानकारी को साझा करने के लिए, लेकिन आपका अप्रोच जो है वो सिलेक्टिव है। तो मुझे लगता है शशिकांत जी को थोड़ा आकलन करना चाहिए। वास्तविकता क्या है मुस्कान जी, ये समझिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो स्थिति स्पष्ट हो रही है, चाहे एसबीआई का चेयरमैन हो, चाहे ईडी के डायरेक्टर हो, चाहे अन्य संस्थाओं के डायरेक्टर हो, चाहे भाजपा के मोदी जी हो, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। जिस तरह इनका कहना है कि इनके पास एसबीआई के चेयरमैन का कार्यकाल एक्सटेंड करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, उसी तरह भाजपा के पास मोदी के भ्रष्टाचार को संरक्षित करके उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए भी कोई चेहरा नहीं है। अब सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार कारित हुआ, अगर ये किसी अन्य राष्ट्र में होता तो सरकार गिर चुकी होती है अभी तक, सरकार का इस्तीफा हो चुका अभी तक। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी घटनाएं मोदी जी, योगी जी के कार्यकाल में हुई कि इस्तीफा तो दूर, इस्तीफे का ई भी नहीं ये सुनना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष में रह के इस्तीफा मांगने सबसे पहले रुदन प्रलाप करके खड़े हो जाते थे सड़कों पे। तो चलिए, जो आपने परंपरा शुरू की उसको हम भी अनुसरित करेंगे आगे। लेकिन एक बात जरूर मैं आज कहना चाहूंगा कि अगर मोदी जी जैसे अब चुनाव प्रचार करने कर्नाटक गए, लेकिन वो सेना का हेलीकॉप्टर लोग है, क्या आचार संहिता चुनाव की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात को जायज मानती है? मैं कहता हूं कि अब चूंकि आचार संहिता लग चुकी है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी मामला देश के सामने है, और मैं निवेदन करूंगा आपके मंच के माध्यम से इस देश की इलेक्शन कमीशन और सारी संस्थाओं से, हर डीएम से, हर प्रदेश के डीएम से, जितनी भी वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है, जितने भी सरकारी पोर्टल है, जितनी भी पुलिस चौकियां हैं, बीट है, डीजीपी कार्यालय है, एसपी कार्यालय है, एसएसपी कार्यालय है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे नगर निगम के कार्यालय हैं, चाहे सरकारी निकायों के कार्यालय हैं, सभी कार्यालयों से योगी मोदी की फोटो को तत्काल हटवाइए।
ये आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। निष्पक्ष चुनाव का प्रतीक और पैरामीटर इसको नहीं माना जा सकेगा, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड की तरह से ये प्रचार बॉन्ड भी एक प्रचार जीवी तरीका भी, ये एक भ्रष्टाचार है अपने आप में चुनावों को प्रभावित करने का। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, इलेक्शन कमीशन अगर इस बात को सुन रहा है, पुणे के 2 आरटीआई एक्टिविस्ट ने चूंकि लीगल नोटिस भेजी है इस मसले पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, मैं आपके भी मन से ये मांग करता हूँ कि चुनाव को निष्पक्ष करवाइए। क्योंकि जब आप चुनाव लड़ते हैं और इस तरह की जानकारियां सामने आती है तो ये तो समझ में आता है कि ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार के दलदल में संलिप्त जो वसूली कर रही थी। इसीलिए उत्तर प्रदेश में बिजनेस समिट, लगातार इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर डर रहे आने में, क्योंकि इन्वेस्टर को पता है कि एक बार इनके मकर जाल में फंसने के बाद पूरी तरह से मधुमक्खी के छत्ते को छूना और छत्ते के अंदर बैठना, इनके पूरे छत्ते के अंदर बैठने वाली स्थिति हो जाएगी। ये वसूली भी करेंगे, डंक भी मारेंगे, जब चाहे तब मारेंगे। इसीलिए उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हो रही है, दिखावा हो रहा है, आडंबर हो रहा है, लेकिन इन्वेस्टर आने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। वरना शशिकांत जी बता दें मुझे कि पहले कार्यकाल से अभी तक 2-3 इन्वेस्टर समिट करा चुके हैं, उद्योग आने के लिए तैयार क्यों नहीं है? ठीक है, जवाब लूंगी, लेकिन अब शैलेन जी का मैं रुख करूंगी। शैलेन जी, लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार तो लगाई जा रही है एसबीआई को। अगर एसबीआई ये जानकारी देता है तो भ्रष्टाचार का ही तो खुलासा हो जाएगा, कहाँ कोई गलती रह गई इसका पता चल जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो यही आरोप लगा रही है कि कम से कम इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा के जरिए जो भी कहीं गलतियां हुई है वो सामने आ जाएगी। लेकिन 2014 के पहले क्या जानकारी थी, क्योंकि तब तो कैश में ट्रांजैक्शन होते थे। देखिए, एक बात समझिए, 600 करोड़ रुपए का चंदा पा करके किसी भी आदमी को 14,400 करोड़ का काम देना, तमाम तरह की चीजें, तमाम मेडिसिन वाले को चंदा लेकर के काम देना, इस तरह की चीजें भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली, अगर विपक्ष ने भ्रष्टाचार किया होता तो अब तक ये खोल चुके होते। और अभी हमारे साथी बता रहे हैं कि वो एसबीआई की जिम्मेदारी है जवाब देना। अरे एसबीआई की जिम्मेदारी है, एसबीआई गवर्न कौन कर रहा है? सरकार कौन गवर्न कर रहा है? मोदी जी। मैं बता रहा हूँ आपको, भ्रष्टाचारियों का अड्डा स्वयं जेपी नड्डा इन दोनों के साथ बैठा हुआ है। आप समझिए बात को। ये भ्रष्टाचार के लोग जितने भी हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, ये सारे के सारे आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में अपना घर बना चुके हैं, वहीं संरक्षित हैं, वहीं संरक्षण ले रहे हैं। ये आप समझ लीजिए कि हर स्तर पर, कोई भी स्तर उठा लीजिए, किसी भी लेवल पर, कहीं पर भी, छोटे से लेकर छोटा और बड़े से लेकर बड़ा, 10 रुपए का काम जो होता था वो आज की तारीख में 1000 रुपए हो गया है। 1000 रुपए का काम जो था वो आज की तारीख में 1 लाख रुपए का काम हो गया है। इतना लंबा भ्रष्टाचार हो रहा है इनकी सरकार में, और ये सब झूठ के पुलिंदे से दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। अरे दूसरे पर आरोप लगा रहे हो, 10 साल से किसी का आरोप सिद्ध नहीं कर पाए अभी तक, किसी का। सिर्फ लोगों को मुकदमा डालना, जेल में फंसा देना, चार्जशीट न दाखिल करना, किसी को कोई गवाह न देना, केवल और केवल मूर्ख बनाना। और इनके जितने भी नेता हैं सब यहाँ आकर झूठ पैंतरेबाजी करते हैं, चापलूसी करते हैं, मोदी करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। कुल मिलाकर के एक बात समझ लीजिए, 56 इंची छाती है, शर्म नहीं आती है इन लोगों को। चलिए ठीक है, लेकिन देखिए विवेक जी, आचार संहिता लग चुकी है, पूरे देश में चुनावी माहौल है। क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ, आप जैसा कि लगातार आप लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि चुनाव से पहले ये डेटा सामने आए? नहीं, देखिए, चुनाव के डेटा सामने आने की तो बात दूर की है, भारतीय जनता पार्टी अभी भी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। प्रधानमंत्री जी को समझना होगा, आचार संहिता लगने के बाद वो एक तरह से केयर टेकर प्रधानमंत्री है देश के। लेकिन जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए, चुनाव का प्रचार करने के लिए सरकारी संस्थाओं का, व्यवस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को केवल शेरो शायरी से बाहर आकर के थोड़ा इन बातों को भी संज्ञानित करना चाहिए। अगर आप निष्पक्षता से चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है तो आप इलेक्शन कमीशन के पास जाइए ना, आपका जनप्रतिनिधि मंडल जाए इलेक्शन कमीशन से बात करने। नहीं, देखिए, आजकल बिल्कुल डिजिटल जमाना है। इलेक्शन कमीशन के को टैग करते हुए मैंने ट्वीट करके ये मांग भी की है, मैं उनको एक पत्र भी लिख रहा हूँ बाकायदा। और अगर वो इस बात का संज्ञान नहीं लेंगे तो हम इस बात को लेकर के हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ेंगे। लेकिन अगर शेरो शायरी से चुनाव होने लगे इस देश में तो यकीन मानिए फिर तो राम भरोसे इलेक्शन भी रहेंगे। ठीक है शशिकांत जी, अभी तक तो जैसा कि शैलेंद्र तिवारी जी कह रहे हैं कि अभी तक तो ईडी सीबीआई पर ही आप इस्तेमाल कर रहे थे उनका विपक्षी दलों के खिलाफ, लेकिन अब आप एसबीआई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एसबीआई पर भी प्रेशर कर रहे हैं आप।
देखिए, कांग्रेस पार्टी में एक सांसद के पास 350 करोड़ रुपया एक घर में मिलता है, तो कांग्रेस पार्टी तो इस देश में भ्रष्टाचार किस तरीके से 70 साल फैलाई, उसी को ठीक करने का चुनावी चंदे किस प्रकार से लिए जाते थे, तो उसको ठीक करने का इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड लाया एसबीआई ने, तो कोई इलेक्टोरल बॉन्ड ला करके गलत नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है कि किस आधार पे आपने इलेक्टोरल बॉन्ड को लाए। एक बात। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के साथी जो इतना प्रवचन दे रहे हैं, अरे भाई नैतिकता, आप लोगों के मुंह से नैतिकता अच्छी नहीं लगती है, देश के लोग हंसेंगे, उत्तर प्रदेश के लोग हंसेंगे। आपके आदर्श है आजम खान जेल में है, आपके आदर्श अतीक अहमद जेल में रहे, चले गए। प्रवचन गूंजता है क्या? आर्थिक नीति पे बात हो रही है, प्रवचन सुनाई दे रहा है, मजाक चल रहा है? इतनी गंभीर डिबेट को प्रवचन मान रहे हैं? दिन भर केवल नारा भंडारा करने वाले मानसिकता से पोषित हो चुके हैं क्या? आप अपने गिरेबान में झांकिए, समाजवादी पार्टी का नहीं, ये प्रवचन चल रहा है क्या? मुस्कान जी, आप प्रवचन करवा रही है क्या बिठा कर? रुकिए विवेक जी, एक सेकंड। समाजवादी, जिस समाजवादी पार्टी का आप पूछ लीजिए, पूरे देश में मीडिया के लोग पूछ ले कि सबसे अराजक पार्टी कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश का एक आदमी बता। चंदे के नाम पर ये बैठ करके अपने आप को साफ इतनी सफाई से क्लीन चिट देना चाहते हैं। क्या आत्मा इनकी जीवित है? क्या आत्मा जीवित है? कीचड़ तक दलदल में घुसे हुए भ्रष्टाचार के ये लोग बैठ करके चंदे का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। अरे आप हमारी भी जांच कर लीजिए ना भाई, कौन मना कर रहा है? भ्रष्टाचार क्या होता है? आप भ्रष्टाचार के में डूबे हुए लोग हैं। भ्रष्टाचार ये होता है कि एक ही मोबाइल नंबर पे आपके 25,000 से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हो जाते हैं। भ्रष्टाचार ये होता है कि बलिया में सामूहिक मुख्यमंत्री विवाह योजना में भाई बहनों को विवाहित जोड़ा बना के दिखा करके पैसा वसूल लिया जाता है। विवेक जी, फिर ये डीरेल करने वाली बात। भ्रष्टाचार क्या होता है? सुनिए, हर वित्तीय संस्था को बॉन्ड लाने का अधिकार होता है। तो एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड लाया, इलेक्टोरल बॉन्ड लाया तो किस आधार पे लाया? सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है, वो जवाब देगी एसबीआई। शशिकांत जी कैसी बात कर रहे हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई लेकर आए हैं क्या? वित्तीय संस्थाएं करती हैं, वित्तीय बॉन्ड कौन लाता है? वित्तीय संस्थाएं लाती हैं बॉन्ड। इलेक्ट्रल बॉन्ड का ऑर्डिनेंस रातों रात पास हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके चंदों की जांच खंगालनी शुरू की थी और अंतिम आदेश पारित करने की प्रक्रिया चल रही थी। तब रातों रात इलेक्ट्रल बॉन्ड का चंदा पास किया। इतिहास उठा के पढ़ लीजिएगा। अपनी पार्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपके कुकर्ते किस तरीके से सामने आ रहे हैं। हाँ, हम लोग पढ़ लिए हैं, हमने पढ़ लिया है। हम लोगों का, हमारे जो आदर्श हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे मुस्कान जी आवाज बढ़वाइए जरा। आदर्श बताए तो आजम खान है, आपके आदर्श मुख्तार अंसारी है, आपके अरे आप आजम खान मुख्तार अंसारी पर क्यों जा रहे हैं भाई? अब वो मुद्दा डिरेल नहीं करने जाइए, की बात हो गई। लेकिन आप किस आधार पर, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड सर्वसम्मति से नहीं इस पर चर्चा हुई? क्या वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस मसले पर कुछ अपना बयान नहीं दिया? क्या आप नहीं चाहते थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश में आए? क्या आपने नहीं कहा था आपकी पार्टी की तरफ से कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड आता है तो काले धन पर रोक लगेगी? किसके शासनकाल में इलेक्टोरल बॉन्ड पास हुआ? वास्तव में ये झूठे लोग हैं। ये अपने चेहरे को आईने में देखते होंगे तो इनको याद आता होगा दिन में कितना झूठ बोलना पड़ता है आज के समय में भाजपा के लोगों को, क्योंकि देश को लूटने वाली देशद्रोही पार्टी के लोग हैं। राष्ट्रवाद की आड़ में इन्होंने जो मुखौटा शशिकांत जी जवाब दीजिए। आड़ में इन्होंने देश को लूटा। इलेक्टोरल बॉन्ड किस पार्टी के शासनकाल में आया? हाँ ठीक है, ये 2019 में बीजेपी ने पास किया, पूछे नहीं से। देखिए, ये तो 18-19 में भी इलेक्टोरल बॉन्ड आया था, तो 19 में तो के चुनाव में चर्चा में आया नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। अरे शशिकांत जी, जिस इलेक्टोरल बॉन्ड का आप जिक्र कर रहे हैं 2019-18 में ही इस पर याचिका दायर कर दी गई है। नियम इन्होंने लाया था। ये 2018-19 में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाँ ठीक है, तो अब जो रातों रात इन्होंने ये कानून पास किया था बिना किसी सदन में चर्चा कराए, उस जवाब अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। पूरे देश में चर्चा होगी। हाँ। वो अपनी नहीं, झूठ बोल रहे हैं ना ये। आधार को बताएंगे ना कि किस आधार पर इलेक्टोरल बॉन्ड को उन्होंने लाया और किस तरीके से एक्सेप्ट किया, तो उसका जवाब। अरे मोदी सरकार के ऐसे बहुत से कुकर्ते अभी आप लोग के सर पे फूटेंगे। रुक जाइए नारियल बन के। अभी आप लोग जो हो प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, मोदी जी की नीतियों के एक से एक ठीकरे भी आपके सबके साथ फूटने वाले हैं। रुक जाइए, भाजपाइयों का राजनीतिक भविष्य समाप्त है। एक से एक भ्रष्टाचार उजागर होंगे। रुक जाइए, कैसे आपने देश की जनता के जेब का पैसा लूटा है।
कैसे सीट दूध नहीं पे मिलेगी सब्सिडी उत्तर खत्म प्रदेश की में गई, इस बार। कैसे दही पनीर पे एक आपने सीट जीएसटी नहीं लगाई, मिलेगी। क्यों लगाई, उस सबका भ्रष्टाचार एक सामने सीट के आएगा। मोहताज हैं आप लोग। इस वास्तविकता बार ये है जनता मुस्कान जो जी, है देश मोदी के जी के भगौड़ों साथ का है। पैसा इन्होंने देश की जनता से मोदी लूटा जी जीएसटी के आज की रूप में, तारीख में विश्व कभी के नेता मेंटेनेंस हैं चार्जेस के और रूप पूरा में, भारत कभी बैंकिंग के रूप उनको में, अपना कभी नेता मान फैसिलिटी चुका देने के है। रूप में, आपको उत्तर कभी प्रदेश में अकाउंट एक बैलेंस सीट नहीं करने के मिलेगी, रूप में अपनी इन्होंने चिंता देश के करिए। जनता की आप जेब से भारतीय लूटा जनता हुआ पार्टी पैसा जो चिंता देश मत के करिए। भगौड़े ठीक है, मित्र इनके रुकिए ले गए रुकिए और जो विवेक इनको जी, चंदा विवेक दिया, जी एक उस सेकंड। पैसे की वसूली देश की जनता से की इन्होंने। ठीक है, शशिकांत जी जवाब दीजिए। जी जी, उनका प्रश्न सुनाई नहीं दिया, आप जरा प्रश्न दोहरा दें नहीं तो नहीं, आप जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके कह रहे हैं ना कि एसबीआई वो इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आई है, मेरा तो सवाल यही है कि ये आपके शासनकाल में लाया गया, फिर आप अब एसबीआई पर क्यों ठीकरा फोड़ रहे हैं भाई? नहीं, एसबीआई आखिर के लोग सुन इलेक्टोरल लेंगे, बॉन्ड का ये रुकिए जो बयान रुकिए भी क्या जवाब विवेक एसबीआई जी, वालों को विवेक जी सुनना एक चाहिए कि सेकंड सारे ना, एसबीआई के विवेक अधिकारी जेल जाएंगे। विवेक जी एक सेकंड। शशिकांत जी, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे जवाब किससे मांगा? एसबीआई से मांगा है ना। तो एसबीआई जब जी शशिकांत जी, लेकिन देखिए विवेक जी साफ तौर पर शशिकांत जी कह रहे हैं कि भाई एसबीआई जवाब देगा, आप लोग हम पे बार बार क्यों उंगली उठा रहे हैं, हम पर सवाल निशान क्यों कानून खड़ा पास कर रहे किसने हैं? किया था भाई? उंगली इसलिए उठ रही है मुस्कान जी क्योंकि कानून पास किसने किया था? ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का नया नियम कौन लेके आया था? ये डिजाइन किसने किया था? भाजपा ने किया था और एसबीआई नहीं। इन्होंने एसबीआई को ही क्यों अथॉरिटी दी इलेक्ट्रल बॉन्ड के खरीदने के लिए और बेचने के लिए? अगर सारे वित्तीय संस्थान थे जो कि आरबीआई गवर्न करती है, तो मुस्कान जी, सारे मैं जवाब बैंकों के देता पास हूं ये इसका। अधिकार होने मैं चाहिए जवाब थे, देता हूं। केवल एसबीआई ही क्यों? मेरा सवाल ये भी है। चलिए ठीक है शशिकांत जी जवाब दीजिए। हाँ, देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड जो लाया गया, जो जो पार्टियां चंदा लेती थी, गुपचुप तरीके से लेती थी, जो ऑन रिकॉर्ड नहीं आ पाता था, उसको ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए अच्छे नियत से इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया। आप बात समझने की कोशिश करिए कि अच्छा एक शशिकांत अच्छे जी नियत एक से सेकंड, अभी आप ही के जवाब से मेरा एक सवाल है कि जेडीयू टीएमसी को गुमनाम चंदा मिल गया, जानकारी नहीं है, तो क्या इसमें क्या क्लीन चिट आपने दे दी, क्या क्लियरिटी आ गई? वो तो साफ तौर पर कह रहे हमें पता ही नहीं है, और आप कह रहे हैं काले धन पे लगाम लगेगी, भ्रष्टाचार रुकेगा। अपना जवाब है टीएमसी के जवाब से और जदयू की जवाब से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, वो उनका जवाब है। अरे तो फिर आप ये एक्सेप्ट करिए ना कि ये आपका जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो नई नीति आप लेके आए थे ये विफल हो गई है। अगर गुमनाम चंदे मिल रहे हैं, वो जानकारी एसबीआई नहीं दे पा रहा है, तो फिर ये किसकी विफलता होगी? एसबीआई की या जिसके शासनकाल में ये बिल आया है उसकी? देखिए मोदी सरकार द्वारा लाई गई कोई बिल अच्छे नियत से लाई जाती है, कोई बिल आज तक विफल नहीं हुआ। अगर कोई बिल को कभी कहीं किसी कारण बस स्थगित किया, रोका गया, तो ये इसलिए देश हित में रोका गया कि देश की जनता को समझा लेंगे, फिर उस बिल पे आगे बढ़ेंगे। इसलिए मोदी सरकार में कोई भी बिल आज तक आया है वो अच्छे नियत से आया है, सब सफल रहा है। और आगे भी इलेक्टोरल बॉन्ड के भी जो मूल उद्देश्य है उसको सुप्रीम कोर्ट भी समझेगा और देश की जनता भी समझेगी कि किस मूल उद्देश्य से लाया गया। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया। शैलेंद्र जी अच्छे नियत से लाया गया है ये बिल, अभी इसके और रिजल्ट देखने को मिलेंगे, लग रहा है कि अच्छे नियत से लाया गया है। शैलेंद्र जी नीति में खोट है जी, विवेक जी आती है बस। खोट है, इनके नेतृत्व में खोट है, हर जगह खोट है। किसान बिल भी तो नीति सही थी, क्यों वापस लिया? किसान बिल भी तो लाई थी यही। आपको आवाज मिल रही मेरी? जी जी शैलेंद्र जी बोलिए। किसान बिल यही लाए थे ना, कोई और तो लाया नहीं था। ठीक है, अपने साथी को नहीं समझा पाए थे, कौर को। कुल मिलाकर के ये सब बेईमान लोग हैं, पूरी तरह से जनता को भड़का रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। सिर्फ अगर कोई इनका एक एजेंडा है तो धर्म की अफीम पूरे देश को चढ़ा रहे हैं, केवल मूर्ख बना रहे हैं। हर मुद्दे पर, हर मसले पर, महंगाई से लेकर के चाहे जहां चले जाइए, आप बताइए पूरे हिंदुस्तान को भोजन के अधिकार के कानून के नाम से खाना मिलना चाहिए, उसमें 20-25 रुपए की लागत लगेगी। आप फ्री में दे करके अपने ऊपर बिल फाड़ रहे हैं कि हम फ्री दे रहे हैं और जनता के ऊपर एहसान लाद रहे हैं, और उसके बदले में आप कड़वा तेल जो है 200 रुपए में बेच रहे हैं, रिफाइंड 200 रुपए में बेच रहे हैं, तमाम 700 रुपए किलो का जो है लहसुन बेच रहे हैं, 400 रुपए किलो प्याज बेच रहे हैं। ये महंगाई कहाँ जा रही है? ये कहाँ पहुंचा रहे हैं इलेक्टोरल बोर्ड को? और ये काला धन की बात करते हैं, ये कौन सा काला धन ला पाए हैं? मेहुल चोकसी को ला नहीं पाए, काला धन ला नहीं पाए, नीरव मोदी को ला नहीं पाए, क्या करेंगे ये?
ये बेईमान लोग हैं, भ्रष्टाचारी हैं, इनके सर पे पूरी तरह से भ्रष्टाचार का भूत सवार है। ठीक है। और ये पूरी तरह से भ्रष्टाचारी हो चुके हैं, ठीक है। बेईमान हो चुके हैं। ठीक है, विवेक जी एक क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगी आपसे। जी देखिए मुस्कान जी, वास्तव ये है कि जितना मैं समझ पाया, इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो फॉर्मेट है, जो प्रारूप है, पूरी तरह से स्विस बैंक से प्रेरित। स्विस बैंक जिस तरह से खातों की जानकारी नहीं देता, खाता किसका है वो जानकारी नहीं देता, पैसा कितना है वो जानकारी नहीं देता, वही फॉर्मेट इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में एक व्यवस्था के रूप में लागू किया, इलेक्ट्रल बॉन्ड बनाकर। जिस तरह इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी नहीं देंगे, देने वाले की जानकारी नहीं होगी, कितना पैसा दिया जा रहा है उसकी जानकारी नहीं होगी, कौन देनदार है उसकी जानकारी नहीं होगी, किसने किसको कितना दिया, किस रूप में दिया वो जानकारी नहीं देंगे। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड पूरी तरह से स्विस बैंक ऑफ वर्ल्ड से प्रेरित था, क्योंकि काला धन लाने की बात थी। ये काला धन लाने तो गए थे, लेकिन ये वहां से स्विस बैंक का पूरा फॉर्मेट उठाना है इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में। दूसरी बात, हर राजनीतिक दल राजनीति करता है इस देश की गरिमा, विकास और विकसित श्रेणी को आगे बढ़ाने के लिए। मैं कहता हूं चलिए ठीक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे सभी राजनीतिक दल अगर इतने रूप से डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो इस मसले को समाप्त कर देते हैं। ऐसा करते हैं कि हर राजनीतिक दल अपना दायित्व समझते हुए अपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में प्राप्त कुल चंदे का 75% देश के राजकोष में जमा कर दे, और उसके बाद नए तरीके से वन नेशन वाले इलेक्शन पे भी बात हो रही है, उस प्रारूप पे काम करना शुरू करते हैं ना। क्या दिक्कत है भाई, हमारे पास जो भी है उसका 75% हम जमा कर देंगे, भाजपा के पास जो है वो कर दे। मैं तो कह रहा हूँ, और यहाँ पे बात केवल भाजपा की हो रही है। जब आप बात करते हैं इंडिया, भाजपा के लोग बात कर रहे हैं इंडिया अलायंस की, इंडिया अलायंस के कितने इलेक्ट्रल बॉन्ड है, तब अमित शाह जी पार्टी दिमाग लगाते हैं कि इनके पास तो हमसे ज्यादा है। अरे भाई, एनडीए अलायंस को कितने मिले वो बताइए ना। हम भाजपा की बात ही क्यों कर रहे हैं? एनडीए अलायंस में 36 घटक दल है लगभग, सभी की जानकारी साझा कीजिए ना, तब तो बात समझ में आए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, केवल भटकाने के लिए भाजपा की बात करते हैं और टारगेट करते हैं इंडिया अलायंस को। तो मुझे लगता है जब आप एनडीए अलायंस के चंदों की जानकारी हासिल करेंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड की, तो देश पे जितना कर्ज नहीं है, देश के जितने भगोड़ों का पैसा इन्होंने माफ नहीं किया, उसका 4 गुना कम से कम इन्होंने काले धन को दबा रखा है, ये मेरा विश्वास है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई है, क्योंकि एसबीआई लगातार हीला हवाली कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज साफ तौर पर यह भी कहा गया कि क्या जब हम आदेश देंगे तभी सारे डेटा को सार्वजनिक किया जाएगा? क्यों हमारे आदेशों को बार बार एसबीआई दरकिनार कर रहा है? और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसबीआई को नई तारीख दी गई है, 21 मार्च तक का समय एक बार फिर से एसबीआई को दिया गया है, ताकि किसने किसको कितना चंदा दिया इसकी पूरी जानकारी एसबीआई तक पहुंचा दे, और ताकि जो इलेक्शन कमीशन है वो पूरे डेटा को सार्वजनिक करे। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर एसबीआई बार बार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को दरकिनार क्यों कर रहा है, बार बार क्यों एसबीआई हीला हवाली कर रहा है? अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो नई तारीख दी गई है, क्या एसबीआई उस तारीख में पूरा डेटा देता है या फिर नहीं देता है? खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई, कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक।
आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।